तो नमस्कार दोस्तों। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आपके एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इससे पहले तक हम एल्डिहाइड एवं कीटोनों को पढ़ चुके हैं। अब हमारी बारी है कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ने की। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ये चैप्टर विद एनसीईआरटी से विद द लाइन टू लाइन एक पूरा की पूरा याद करना है तो आप एकदम सही जगह पर आए। हम इस वीडियो के खत्म होने तक पूरे के पूरे चैप्टर को विद लाइन टू लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले तक हमने क्या पढ़ा एक बार आप देख लेंगे। इससे पहले तक हमने सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसका नामकरण पढ़ा, किस प्रकार से उनका नाम दिया जाता है, नाम के बाद में उनकी क्या होती हैं जो रिएक्शंस होती हैं उनको पढ़ा था, रिएक्शंस के बाद में किस प्रकार से उनको बनाया जाता है, बनाने के बाद में कार्बोनिल समूह की संरचना पढ़ी थी। तो इस प्रकार से हम पूरा की पूरा पढ़ चुके हैं उनको कि किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे कैसे उनके जो उत्पाद रहते हैं। तो पहले वाली वीडियो यदि आपने ना देखी हो तो उसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसको वहां से देख लेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 है जहां पर हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। तो हमने यहाँ तक कार्बोनिल यौगिक में जो आपके एल्डिहाइड एवं कीटोन है उनकी पूरी की पूरी रिएक्शंस यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके देखिए वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए एल्डोल संघनन हम पढ़ चुके हैं, कैनिजारो रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं, क्रॉस एल्डोल पढ़ चुके हैं, उसके अलावा मेलोफॉर्म रिएक्शन भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इनके उपयोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना आप सभी लोग जानते हैं, RCOOH, जिसको आप कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कुछ इस प्रकार का रहता है, RC+OOH। तो यहाँ पर जो ग्रुप रहता है C+OOH, इसको कहा जाता है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक COOH प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कुछ इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ा रहता है, तो इसका नाम कार्बोक्सिल है। कार्बोक्सिलिक समूह से संयुक्त एल्किल या एरिल समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों को एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक कहते हैं। यदि यहाँ पर आपके RCOOH में जो आपके R है, R यदि क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा, C या कोई भी श्रृंखला हो जाएगी तो आ जाएगा आपके एलिफेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है जहां पर आपको बेंजीन वाले दिख जाए, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड इसके साथ जुड़ा हुआ हो, R की जगह पर कोई भी एरोमेटिक हो तो वो हो जाते हैं आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। प्रकृति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सदस्य उच्च सदस्य जिसमें कार्बन की संख्या 12 से 18 के मध्य होती है, जिन्हें वसा अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक वसाओं में गिल्सरॉल के एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे कि एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एमाइडों के संश्लेषण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये तो हमारी रूपरेखा थी प्रारंभ में कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कि कहाँ पे काम में लिया जाता है, मेन काम है इसके जो रिएक्शंस हैं और हमारे एग्जाम में वही आएंगी तो हम उनको पढ़ते हैं। चलिए देखिए कार्बोक्सिलिक समूह की जो नाम पद्धति व संरचना है, किस प्रकार से इसको नाम दिया जाता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार की रहती है। तो ये वाला कार्बन है एक तरफ जुड़ा रहता है आपके R ग्रुप से, R हो सकता है आपके एल्किल या फिर एरिल, और एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ OH समूह से। आपको कहा गया है देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकृति में प्रारंभिक दौर में विलगित किए गए यौगिकों में से एक है, यानी कि ये प्रकृति की स्टार्टिंग से है। अतः इनमें से इन्हें बहुत से सामान्य नामों से जाना जाता है। सामान्य नाम प्राकृतिक स्रोतों के लैटिन अथवा ग्रीक नामों से उत्पन्न होते हैं और अंग्रेजी में लिखे नामों के अंत में अनुलग्न एक एसिड लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर फॉर्मिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HCOOH, सर्वप्रथम लाल चींटियों से प्राप्त किया गया था और लैटिन भाषा में लाल चींटियों को कहा जाता है फॉर्मिका, इसीलिए इसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। सेकंड बोल रखा है कि एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है एसिटिक एसिड, क्योंकि लैटिन भाषा में एसिटियम का अर्थ सिरका होता है। आगे बोला है कि ब्यूटेरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है आपके 1, 2, 3 और 4 कार्बन वाला, विकृतीकृत मक्खन से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है क्या ब्यूटेरिक अम्ल, क्योंकि लैटिन भाषा में देखिए ब्यूटेरियम का अर्थ मक्खन होता है, तो उसी के जैसा नाम इसको दे दिया गया। तो क्या जो आपके सामान्य नाम है वो उनको जहां से जो प्राप्त किए गए हैं उसी के आधार पर दिए गए हैं। तो कुछ सामान्य नाम जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा, वो आप याद कर लेंगे। अब मेन जो हमारे एग्जाम में आता है जनरली वो आते हैं कि IUPAC नाम लिखिए या फिर सामान्य नाम से IUPAC नाम लिखिए।
तो आईयूपीएसी पद्धति में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण करने के लिए संगत क्या किया जाता है। देखिए आईयूपीएसी पद्धति में ये किया जाता है कि आपके जो भी कोई भी तत्व है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, तो ये क्या है आपके, देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या लिखा जाता है, प्रोपेन, PROPANE। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे, प्रोपेन। और COOH का ग्रुप क्या रहता है, आप इसको लिखा जाता है एक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एक एसिड। तो इसका जो पूरा नाम आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, PROPANIC, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ से ई को हटा दिया जाएगा। तो आपको कहा गया है कि अंग्रेजी में लेकिन नाम के अंत में स्थित ई के स्थान पर ओइक अनुलग्न लगाया जाता है। कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन परमाणु को प्रथम संख्या प्रदान की जाती है और एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों के नाम लिखने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में ई वैसा ही रहता है। यदि आप देखिए, आपको बोला गया है कि यदि आपके एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों के नाम लिखे जाएंगे ना, तो फिर एल्केन का जो ई है ना, इसको हटाया नहीं जाएगा, सेम रखा जाएगा। तो देखिए तो क्या कहा गया है आपको कि अंत में ही लगा दिया जाता है और जो आपके मेन मुख्य समूह होता है COOH, उसके आधार पर नंबरिंग की जाती है। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए आप। तो अगर यहाँ पर आपके OH लगा हुआ है तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे की जाएगी, ना कि कुछ इस प्रकार से कि 1 2 3 4 5। तो COOH को मुख्य समूह बताया जाता है। आगे बोला है आपको कि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या गुणात्मक, पूर्वलग्न, डाई, ट्राई इत्यादि को ओइक अम्ल से पहले लिखकर इंगित की जाती है। COOH समूह की स्थिति गुणात्मक पहले लिखी अरेबिक संख्या में दर्शाई जाती है। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य और आईयूपीएसी नाम सारणी 12.3 में दर्शाए गए हैं। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर एक तो आपके बेंजोइक अम्ल हम सभी लोग जानते हैं, एक आपके थैलिक अम्ल आपको यहाँ आना चाहिए, थैलिक अम्ल की जो संरचना है वो आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर एक और होता है, देखिए ओमस गैप नाम से एक सूत्र होता है, ओमस गैप। देखिए OMSGAP, एक और आता है P। O का मतलब होता है ऑक्जेलिक अम्ल, M का मतलब मेलोनिक, S का मतलब सक्सेनिक, G का मतलब ग्लूटेरिक, A का मतलब एडिपिक और P का मतलब होता है पामेटिक अम्ल। अगर एक और कार्बन ज्यादा आ जाए तो ये होते हैं 2 कार्बन वाले, ये होते हैं आपके 3, ये आ जाएंगे आपके 4। तो इस प्रकार से कार्बन बढ़ते जाएंगे, 5, ये हो जाएंगे 6, और अगर 7 आ जाएगा तो उसका जाएगा पॉमेटिक अम्ल। अगर 7 कार्बन आ जाते हैं तो ये आ जाता है पामेटिक अम्ल। तो ये वाला सूत्र आप याद कर लेंगे, ओमस गैप। यदि 2 कार्बन हो और दोनों तरफ क्या दूंगा आपके COOH समूह, इसको बोला जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक अम्ल। तो आप जो सूत्र याद कर लेंगे वो होता है आपके OMSGAP, ओमस गैप, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पामेटिक। तो आप इसको याद कर लेंगे एक बार। आगे देखिए, आगे आपको बोला गया कि कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना किस प्रकार की रहती है। कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिलिक कार्बन से संयुक्त सभी आवरण एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर उसकी संरचना के बारे में बताया गया कि सारे के सारे आवरण एक ही तल में होते हैं। इनके बीच में जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। और कार्बोक्सिलिक कार्बन कार्बोनिक आयन से निम्नलिखित अनुवादी संरचनाओं के कारण इलेक्ट्रॉन रागी होता है। कुछ इस प्रकार से देखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH कुछ इस प्रकार से रहता है। इस तरफ R समूह जुड़ा रहता है, खाली रहता है मान लीजिए। तो ये क्या करता है, अनुनाद कुछ इस प्रकार से करता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको यहाँ दे देगा, ये वाला बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर। तो इससे आपको प्राप्त हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, आप देखेंगे RCO-, यहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ पर जाएगा आपके, देखिए कुछ इस प्रकार से कार्बन पर आ जाता है आपके प्लस, ये O-, तो यहाँ पर ये प्लस आ गया OH। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी ये संरचना रहती है। यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, ये H, यहाँ O-। तो यहाँ पर कुछ पाठ्यनिहित प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप इनको कर लीजिए। यदि आपको ये नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। क्या अभी हम जो वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा तो उससे बचने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, आपको इनका नाम लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अब चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण विधि ये है कि सबसे पहले आपके प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड से। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, किसी भी अल्कोहल का यदि आप ऑक्सीकरण करते हैं तो वो क्या क्या कर लेता है आपके, ये बना लेता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि प्रबल ऑक्सीकरण कर्म की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाएगा, यदि आप किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो भी बना लेगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे कि उदासीन या फिर अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट,
देखिए अम्लीय क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों की तीनों देखिए जो आपके अभिकर्मक दे रखे हैं इनको बोला जाता है प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक अभिकर्मक, जो एल्कोहल को सीधे ही अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये काय में बदल गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल चुका है। तो क्या क्षारीय KMnO4 है, साथ में जल अपघटन है, या फिर CrO3HSO पर इसको कहा जाता है आपके जो सभी कर्मक। ये इसको देखिए वन डेकेनोल केवल किसके में बदल दिया इसने, डेकेनोइक अम्ल में। मृदु ऑक्सीकरण कर्मकों के उपयोग से एल्डिहाइड द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। यदि आपके पास में क्या है मृदु ऑक्सीकरण कर्मक है तो आपके जो एल्डिहाइड है वो बदल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों में। इसको आप खंड 12.4 में इसको हम पढ़ेंगे। सेकंड है आपके एल्किल बेंजीनों से, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट आएगी। तो देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीनों के क्रोमिक अम्ल अथवा क्षारीय KMnO4 द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विकसित किए जा सकते हैं। एल्किल बेंजीन इसको बोला जाता है जहां बेंजीन के साथ में एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो। तो KMnO4 और KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, जिससे प्राप्त होता है COO, फिर उसका जल अपघटन कराया जाता है तो आपको प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल। संपूर्ण पार्श्व श्रृंखला चाहे किसी भी लंबाई की हो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक समूह निर्मित करती है। प्राथमिक व द्वितीयक एल्किल समूह इसी प्रकार से ऑक्सीकृत होते हैं, जबकि तृतीयक समूह प्रभावित नहीं होता। तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या कर रहे हैं, जो रिएक्शन संपन्न होने के बाद में केवल यहाँ पर एक ही कार्बन प्राप्त हो रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 5 कार्बन भी हों, यदि यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार की संरचना ले लूं जिसमें 5 कार्बन हो, तो भी आपको यही प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5, तो भी आपको जो उत्पाद होगा ना वो यही मिलेगा, बेंजोइक अम्ल। अगर यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन भी ले लिए जाएंगे तो भी आपको बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा, 1 2 3 कुछ इस प्रकार से, तो भी आपको क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 डिग्री तृतीयक कार्बन नहीं होना चाहिए। यदि आप कुछ इस प्रकार के कार्बन लेंगे ना कि 1 2 3, और अब आप बोलेंगे कि ये वाला जो कार्बन है कि ये वाला कार्बन क्या हो जाए आपके, इसका क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो तृतीयक कार्बन को छोड़कर के कितनी भी लंबी श्रृंखला आपको यहाँ पर देखिए सीधे आपको बेंजोइक अम्ल बना देना है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी रिएक्शन थी, तो आप इसको याद कर लेंगे। देखिए उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित एल्कीन भी इन ऑक्सीकरण कर्मकों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न करती हैं। एल्केन की जगह एल्कीन भी यदि आप ले लेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको प्राप्त होगा। तो ये ट्रिकी रिएक्शन आप थोड़ा याद करेंगे जब भी आपको ये वाला जो रीजेंट देखे KMnO4 और KOH और साथ में गर्म किया जाए, उसके बाद में जल अपघटन किया जाए, तो आपको हमेशा बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। बस 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री होगा तो फिर वो रिएक्शन संपन्न नहीं हो पाएगी। तीसरी रिएक्शन है नाइट्राइल और एमाइड से। नाइट्राइल और एमाइड से किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, देखिए उत्प्रेरक के रूप में H+ या फिर OH- आयनों की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइड और फिर अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। अभिक्रिया को एमाइड पथ पर रोकने के लिए मृदु अभिक्रिया परिस्थितियां प्रयुक्त की जाती हैं। तो देखिए यदि आपको दे रखा है नाइट्राइल RCN, तो RCN पहले बदलेगा आपके एमाइड में RC डबल बॉन्ड NH2। यदि आप मृदु ऑक्सीकरण कर्मक काम में लेंगे तो यहीं पर रुक जाएगा। प्रबल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एसिड में भी बदल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। तो यही यहाँ पर बताया गया है। देखिए आप H+ और OH- पहले बना लेगा ये एमाइड के बाद में और करेंगे रिएक्शन को फर्दर, तो ये बना लेगा आपके एसिड। तो एथेनामाइड आप देख सकते हैं एक रिएक्शन दे रखी है, एथेनामाइड बना लेगा आपके एथेनोइक अम्ल बना लेगा, साथ में आपको अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएगी। बेंजामाइड बना लेगा आपके बेंजोइक अम्ल, साथ में आपको अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 रिएक्शंस दी हुई है। नाइट्राइल क्या होता है आपके RCN, इसको बोला जाता है नाइट्राइल, CN समूह को नाइट्राइल बोला जाता है इसका नाम लिखते समय। चौथी रिएक्शन है भाई ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक तो सभी लोग जानते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है, RMGX। तो ग्रीनियर अभिकर्मक से ग्रीनियर अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप बोलते हैं शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण निर्मित करते हैं, जो खनिज अम्ल द्वारा अम्लन से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो आप ग्रीनियर अभिकर्मक की रिएक्शन कराएंगे आपके ड्राई आइस के साथ में, ड्राई आइस के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होगा, पहले एक मध्यवर्ती बनेगा, फिर आप इसका फर्दर जल अपघटन कराएंगे तो ये बना लेगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ से क्या होता है, देखिए RC डबल बॉन्ड OMGX, फिर जल अपघटन कराते हैं ना तो H+ और OH- रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आपके OMGX है ना, तो MGX और OH- इधर चल जाएंगे, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, जिससे बन जाएगा आपके RCOOH। जैसा कि हम जानते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक एवं एल्किल नाइट्राइल एल्किल हैलाइडों से विरचित किए जाते हैं। देखिए ये कैसे प्राप्त होते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक खुद एल्किल हैलाइड से प्राप्त होता है।
ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 क्लास 12 में, और ये तो हमारे चैप्टर नंबर 12 है। उपरोक्त विधियां 3 तथा 4 एल्किल हैलाइडों को संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित करने में उपयोगी हैं। तो भैया आपको दे रखा है कोई भी एल्किल हैलाइड, तो आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना है। तो क्या करेंगे, आपको मान लीजिए कोई भी एल्किल हैलाइड दे रखा हो RCH2Cl, इसको बदलना है आपको RCOOH में। तो उसके लिए ये वाली विधि बीच में काम आती है, यहाँ पर यही बोला गया है। जिनमें एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से एक कार्बन परमाणु अधिक विद्यमान होता है। यदि आप एक कार्बन परमाणु ज्यादा बनाएंगे, देखिए RC OOH ये वाला, तो क्या हो जाएगा, जो CO2 था ना, CO2 का एक कार्बन इसमें जुड़ जाएगा। RCl था, हमने यहाँ पर इसमें CO2 यूज में लिया, CO2 में भी एक कार्बन है तो वो यहाँ पर जुड़ जाता है। एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से, तो ये भी आपके थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन है। तो आप देखेंगे एसिड क्लोराइड जल अपघटन द्वारा जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर जलीय क्षारीय माध्यम में अधिक आसानी से जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। दूसरी ओर एसिल एनहाइड्राइड जल द्वारा जल अपघटित होकर संगत अम्ल देते हैं। तो देखिए ऐसे, और देखिए आप जब क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे एसिल क्लोराइड के साथ में, तो ये बना देगा आपके, देखिए क्या बना देगा, अम्ल बना देगा। क्षारीय माध्यम में करेंगे तो क्षारीय माध्यम में अम्ल क्या होता है, H+ को ये खा जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा RCO- प्लस Cl-, फिर इसका फर्दर जल अपघटन करा देंगे तो यहाँ पर आपको H+ मिल जाएगा, तो इससे मिल जाएगा आपको RCOOH। आगे बोला गया है बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का जल अपघटन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, मान लीजिए CH3C+O और यहाँ पर ले रखा है आपके सामने, यहाँ पर ले रखा है, इन्होंने क्या ले रखा है, C+O C6H5। तो इसको क्या किया जाता है, बीच में से तोड़ दिया जाता है, ऐसे कुछ इस प्रकार से तोड़ देंगे आप। तो एक तो बना लेगा ये आपके CH3C+OH और एक बना लेगा आपके ये C6H5C+OH। तो ये यहाँ पर बताया गया। देखिए आपको बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड है, इसको तोड़ दिया जाएगा बीच में से, तो एक बन जाएगा आपके बेंजोइक अम्ल, एक मिल जाएगा आपको एथेनोइक अम्ल। तो ये आपके एथेनोइक अम्ल, ये आपके बेंजोइक अम्ल। तो एनहाइड्राइड को बीच में से तोड़ देते हैं, अगर समान होगा तो दोनों भाग समान समान बन जाएंगे, बेंजोइक अम्ल बना। जैसे कि अगर ये दोनों ही बेंजोइक अम्ल होते हैं तो दोनों बेंजोइक अम्ल बन जाते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। छठी रिएक्शन है एस्टर से। भैया एस्टर तो आप सभी लोग जानते हैं, व्हाट इज द एस्टर। तो एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जबकि क्षारीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलेट प्राप्त होते हैं। जब आप एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आप क्षारीय माध्यम में कराते हैं तो क्या होता है, देखिए क्षारीय माध्यम में जो क्षार होता है ना, वो क्या करता है, जो अम्ल बनता है उससे तुरंत रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पर जो अम्ल बनेगा उससे तुरंत रिएक्शन कर लेगा और इसके साथ में वो जुड़ जाएगा। तो एथिल ब्यूटेनोएट ये आपकी एक एस्टर है। एस्टर तो आप सभी लोग जानते हैं, जब आपके अम्ल एवं एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाएगी तो आपको एस्टर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराया गया, तो इससे आपको सबसे पहले देखिए जहाँ पर जो ये प्राप्त हुआ था ना, जो भी अम्ल प्राप्त होगा वो क्षार के साथ रिएक्शन कर लेगा तो एक मध्यवर्ती प्राप्त हो जाएगा, फिर इसका फर्दर जल अपघटन कराया जाता है तो जिससे आपको अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यही हम यहाँ पर कहना चाह रहे थे। तो एस्टर का जल अपघटन आप देख सकते हैं, अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, क्षारीय माध्यम में कराने के लिए एक और पद ढूंढना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं एग्जांपल में, तो आप इन सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेंगे अपने बेसिस पर। यदि कोई समस्या हो तो हमको बताएंगे, क्योंकि जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसमें से आजकल नीट का एग्जाम हो आपके या फिर जेई का एग्जाम हो, उसमें बराबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में तो यहाँ से डेट टू डेट बिल्कुल एक भी डाटा चेंज किए बिना सवाल आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दे रखा है जॉन समीकरण, आप इसको याद कर लेंगे, जॉन समीकरण क्या होता है। तो CrO3 और HSO4 को कहा जाता है जॉन समीकरण। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, तो आप इसको याद करेंगे एक बार। देखिए आगे बोला गया आपको, देखिए भौतिक गुण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में क्या आता है, गलनांक, क्वथनांक, ये द्रव में रहते हैं, ठोस में रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसी इनकी गंध होती है, तब हम इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए एक संरचना देखेंगे यहाँ पर भौतिक गुण पढ़ने से पहले, इसको क्या बोला जाता है, द्वित यानी कि डाइमराइजेशन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ पर बन रहा है आपके डाइमर, जिसको बोला जाता है द्विलक। एप्रोटिक ब्लाइकों में वाष्पावस्था में कुछ इस प्रकार से ये द्विलक बना रहा है, और हाइड्रोजन के साथ में ये हाइड्रोजन अवंत कुछ इस प्रकार से बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, आप उसको भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वाष्पावस्था में तो ये बना लेता है डाइमर, हाइड्रोजन के साथ में कर लेता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पर कुछ काम आने वाली है, कहाँ काम आएगी, चलिए भौतिक गुणों में पढ़ते हैं। देखिए एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी में 9 कार्बन परमाणु तक की श्रृंखला वाले सदस्य सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। ये कोई काम का नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं। श्रेणी के उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं, 9 से ज्यादा कार्बन वाले क्या होते हैं, मोम जैसे ठोस होते हैं, तथा अल्प वाष्पशील एवं व्यावहारिक रूप से गंधहीन होते हैं।
कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों, कीटोनों, यहाँ तक कि अल्कोहलों से भी उच्च होते हैं। कारण क्या होता है? ये रहा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक डाइमराइजेशन। कार्बोक्सिलिक अम्लों का ये गुणधर्म उनके अणुओं में परस्पर अधिक व्यापक और अंतराण्विक हाइड्रोजन आवंधन द्वारा संगुणन के कारण उत्पन्न होता है। ये हाइड्रोजन आवंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते। वास्तव में अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्पावस्था एवं अप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन आवंधित द्वितीय के रूप में उपस्थित होते हैं। ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। यदि इनको जल नहीं मिलेगा ना तो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, जल मिल जाएगा तो और भी अच्छी बात है। तो चार कार्बन परमाणु तक सरल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आवंध निर्मित कर सकने के कारण जल में मिश्रणीय होते हैं। तो आप ये लाइन याद कर लेंगे कि जहां तक इसके चार कार्बन परमाणु है ना वो जल में मिश्रण होंगे। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, चार से ज्यादा कार्बन बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की जल विरागी अन्योन्य क्रिया बढ़ने के कारण विशेषकर जल में अविलेय होते हैं। बेंजोइक अम्ल जो कि सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठंडे जल में क्या होता है? लगभग अविलेय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन, ईथर, अल्कोहल इत्यादि जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। देखिए केमिस्ट्री में एक रूल होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि समान समान को बोलता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है आपके? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है आपकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेंजीन, ईथर और अल्कोहल और ये क्या है आपके? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो समान समान को बोलेगा ही। तो ये वाला नियम आप याद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले आप पढ़ेंगे अम्लता। कार्बोक्सिलिक अम्ल है भाई, तो अम्ल तो अम्लीय होगा ही। तो अम्ल होने की मेन मुख्य प्रवृत्ति क्या होती है? किसी भी अम्ल का मुख्य गुण क्या होता है? अम्ल का मुख्य गुण ये होता है कि वो H प्लस का त्याग करेगा, RCOOH। ये क्या करेगा? आपके H प्लस का त्याग करेगा और आपको क्या देगा साथ में? RC डबल बॉन्ड O माइनस। तो अम्ल क्या करेगा? आपकी अम्लीयता तो दिखाएगा। अभिक्रियाएं जिनमें OH आवंध का विदलन होता है, तो OH आवंध क्या होते हैं आपके? RC डबल बॉन्ड OH में से यहाँ से H में से क्या हो जाएगा? H प्लस निकल जाएगी और आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये वाली अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे बोला है कि क्षारों में धातु व क्षारों के साथ अभिक्रिया। देखिए अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो धातु वाला चैप्टर है, कि अम्ल धातु के साथ में रिएक्शन करके देते हैं हाइड्रोजन गैस, और अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं? ये तो आप कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यही रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहलों की तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सोडियम क्या है? धातु। इसके साथ रिएक्शन करके आपके हाइड्रोजन गैस देंगे और बीच में बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। तथा फिनोलों की तरह क्षारों के साथ लवण बनाते हैं। भैया लवण बनाएंगे। ये दुर्बल क्षारक जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। दुर्बल क्षारक क्या होता है आपके? हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट, इनके साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। आप ये वाली लाइन देखेंगे। ये अभिक्रियाएं यौगिक में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। तो आपको यहाँ से पता लग जाता है कि हमारे पास में क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह दे रखा है यौगिक में। यदि आपके पास में परख नली में कोई भी मान लीजिए कुछ भरा पड़ा है और आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल है या नहीं, तो उसकी रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में या फिर कार्बोनेट के साथ में। और अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दूध या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाए तो आप पता लगा लेंगे कि इसके अंदर क्या है? आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल भरा पड़ा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या होता है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल? RC डबल बॉन्ड OOH। जैसे ही आप इसको जल में डालेंगे तो जल में डालने पर क्या होता है? देखिए टूट जाता है। ये टूट जाता है RC डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में देता है आपको H3O प्लस आयन। और ये आपके क्या होता है? अनुनाद से स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ये O माइनस यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा RC, यहाँ जाएगा O माइनस, फिर यह जाएगा डबल बॉन्ड O, वापस ऐसा हो जाएगा। वापस में क्या होगा? ये O माइनस यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अनुनाद हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH H2O H3O प्लस, इसको बोलेंगे हाइड्रोजोनियम आयन, और ये प्राप्त हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से बॉन्डों का आदान प्रदान और ये बन जाएगी इसकी अनुनादी संरचना। तो ये यहाँ पर बोला गया है। तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए के इक्विवेलेंट निकाला जाएगा, तो H3O प्लस और RC डबल O माइनस की सांद्रता निकाली जाएगी और साथ में H2O। अभिक्रिया के लिए के कैसे निकाला जाता है? उत्पाद बटे क्या हो जाता है आपके? अभिकारक। तो अभिकारक इधर दे रखे हैं, उत्पाद इधर दे रखा है। के निकालने के लिए क्या किया जाता है? के इक्विवेलेंट का गुणा किया जाएगा H2O के साथ में। तो के अम्ल का के निकाला जाएगा ना, तो के केवल अम्ल का अकेला होता है, H2O को इधर भेज दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। और देखिए आप सभी लोग जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं इसको, जो आपके अभिक्रिया पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी अम्ल का पीके जितना ज्यादा होगा
उसकी प्रबलता उतनी कम होगी। यहाँ के इक्विवेलेंट साम्य अवस्था स्थिरांक तथा के अम्ल विभजन स्थिरांक है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं पहले से। सुविधा के लिए अम्लों की सामर्थ्य का मान के की बजाय पीके के मान से इंगित करते हैं। ऑलरेडी हम 11th क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप नहीं जानते हो तो समझ सकते हैं। पीके को कैसे निकाला जाता है, माइनस लॉग ऑफ के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पीके का मान -7 है, जबकि ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल, प्रबलतम कार्बनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल के पीके के मान क्रमशः 0.23, 4.19 तथा 4.76 होते हैं। आगे एक लाइन, दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, कि अम्ल का पीके का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। एक उत्तम प्रोटॉन दाता अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या करता है, आपके H+ देता है। उसका पीके का मान जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा H+ देगा। देखिए प्रबल अम्लों की पीके का मान 1 से कम होता है, मध्यम प्रबल अम्लों की पीके का मान 1 से 5 के मध्य होते हैं, और दुर्बल अम्लों की पीके के मान 5 से 15 के मध्य तथा अधिक दुर्बल अम्लों के पीके के मान 15 से अधिक होते हैं। तो ये एक आपकी जानकारी के लिए था। जनरली हमारे यहाँ पे ऐसे प्रश्न नहीं आते कि एक अम्ल का पीके का मान इतना है तो वो प्रबल होगा दुर्बल होगा। हमारे यहाँ तो ऐसे आता है कि निम्न को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगे बोला कि देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल होते हैं। खनिज अम्लों से क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, परंतु एल्कोहल एवं अनेक सरल फिनोलों से, जैसे कि एथेनॉल के पीके का मान 16 है तथा फिनोल के पीके का मान 10 होता है, उनसे क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। वास्तव में आपने अब तक जिन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया उनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय है। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। आपको पहले से ही ज्ञात है कि फिनोल अल्कोहल की अपेक्षा क्यों अधिक अम्लीय होते हैं। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों की फिनोलों की अपेक्षा उच्च अम्लता को समझा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का संयुग्मी क्षारक कार्बोक्सिलेट आयन 2 समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो ये रहा, देखिए कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं आप देख सकते हैं, एक तो ये है, एक तो ये है, और ये अनुनादी संरचना है संकर संरचना। तो इसके द्वारा क्या कर लेता है, आपके स्थायित्व पदार्थ प्राप्त कर लेता है। एवं इसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होते हैं। फिनोल का संयुग्मी क्षार एक फिनोक्साइड आयन होता है जिसकी अनुनादी संरचनाएं समान होती हैं तथा उनमें ऋणावेश अल्प विद्युत धनी कार्बन परमाणु पर स्थित होता है, इसलिए फिनोक्साइड आयन में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कार्बोक्सिलेट आयन में। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं आप इसको देखेंगे। देखिए कार्बोक्सिलेट आयन की संरचना होती है RC डबल बॉन्ड OO-। तो यहाँ पर जो आपके ऋणायन होता है वो कहाँ पर है, ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन क्या होता है, आपके एक अधिक विद्युत ऋणी होता है। जो आपकी फिनोक्साइड आयन होता है ना, उसके अंदर जो आपके ऋणायन होता है वो आता है आपके कार्बन पर, C6H5O- को। जिस प्रकार से आप देखेंगे फिनोक्साइड आयन होता है ना, फिनोक्साइड आयन जब आप फिनोल से क्या करेंगे, आप OH- निकाल लेंगे तो जो कार्बन जो ऋणायन होता है वो आता है आपके कार्बन के ऊपर आता है। कार्बन क्या है, कार्बन ऋणायन को नहीं संभाल सकता लेकिन ऑक्सीजन संभाल सकता है, इसीलिए क्या होता है, जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अधिक अम्लीय होता है फिनोक्साइड आयन की अपेक्षा। तो कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में ये ऋणावेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से विस्थानीकृत होता है। फिनोक्साइड आयन कुछ इस प्रकार का रहता है। ये फिनोल में से क्या करेंगे, आप H+ को निकाल देंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, ये O-, तो जो आपके ऋणावेश है ना वो एक इस ऑक्सीजन पर और इन कार्बनों पर घूमता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो ऋणावेश है वो क्या है, उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, ये केवल ऑक्सीजन पर ही घूमता रहता है। तो ऑक्सीजन बड़े आसानी से ऋणावेश को संभाल सकती है क्योंकि ये एक विद्युत ऋणी है, जबकि कार्बन विद्युत ऋणी नहीं होता। इसी वजह से क्या होता है, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है फिनोक्साइड आयन की अपेक्षा। तो इसको आप ऑलरेडी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं। फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व प्राप्त करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। कभी कभी थ्योरी में प्रश्न आ जाता है बोर्ड के अंदर कि समझाइए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोक्साइड फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय क्यों होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी थ्योरी लिख देनी है। तो यहाँ पर अब आगे एक और कंसेप्ट आने वाला है, उसको अभी समझ लेते हैं। आप देखेंगे ये आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है, यहाँ पर ऋणायन है ऑक्सीजन के ऊपर। यदि आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है कोई भी समूह जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। यदि आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो आपके ऊपर क्या आता है, प्लस। यदि आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब कोई भी समूह जो आपको इलेक्ट्रॉन देता है, यदि आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो आपके ऊपर क्या आता है, माइनस। देखिए जब आपके ऊपर माइनस आएगा और आपके पास पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि आपके पास प्लस आएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ये वाली स्थिति तो हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो परमाणु है वो मूल रूप से उदासीन बना रहे
और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली स्थिति में कहा जा रहा है कि हमारा जो परमाणु है उसकी जो क्या है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ता जाए। तो इस अवस्था में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी आपके पास होता है तो अम्ल की अम्लता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि खींचने वाला ग्रुप हो तो अम्ल की अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये यहाँ पर बोला गया है। देखिए इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक आयन को स्थायीकृत करते हैं जिससे अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है। स्थायीकृत कैसे होता है भैया, प्लस और माइनस एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो यहाँ पर बढ़ जाएगी। आगे बोला है कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक आयन की को अस्थायी बना देते हैं और अम्ल को दुर्बल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा अम्ल के ऊपर। तो आपको यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। प्रतिस्थापी किस प्रकार से प्रभावित करते हैं आप इसको देखेंगे। प्रतिस्थापी संयुग्मी क्षारक के स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को भी प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह प्रेरणिक और या प्रेरणादायी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानीकृत करके संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो पहली वाली कंडीशन की यहाँ पर बात हो रही है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन दाता समूह संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करके अम्लता को घटा देते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्रम आप याद कर लेंगे। निम्नलिखित समूह का प्रभाव अम्लता बढ़ाने के क्रम में देखिए पीएच से ज्यादा आई, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरो, सीएन, NO2, CF3, ये जो सारे की सारे ग्रुप हैं वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। देखिए CF3 में क्या होता है, कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। मान लीजिए ये किसी भी समूह के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, बड़ी प्रबलता के साथ खींचता है क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन प्रबल विद्युत ऋणी है। तो पहले ये खींचेगा तो कार्बन को क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन न्यून, और कार्बन चाहेगा कि उसके पास और इलेक्ट्रॉन आए। तो ये वाला क्रम आप याद करेंगे। फिनोल से ज्यादा आयोडीन, आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन खींचेगा, उससे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर CN, फिर NO2, CF3। आगे बोला है कि यदि निम्नलिखित अम्लों को उनकी घटती अम्लता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए यहाँ से कई बार प्रश्न आए, जेई एडवांस तक प्रश्न है, यहाँ पर जेई एडवांस में आए हैं, जेई मेन में आए हैं, नीट में आए हैं, बोर्ड में आए हैं। इस क्रम को यूं क्यों उठाया गया है कई बार, तो आप एक बार देख सकते हैं इसको। मेन तो हमको कंसेप्ट समझना था, कंसेप्ट ऊपर समझ चुके हैं, बस आपको ये वाला क्रम याद होना चाहिए। और पहले भी हमें ऑर्गेनिक में इसको पढ़ा दिया जाता है, जनरली नहीं पढ़ाया गया हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, निम्नलिखित अम्लों को घटती हुई अम्लता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, पीके के मान पर आधारित है। तो ये क्या है, लैब में किया गया प्रयोग है, उसके आधार पर इनको जमाया गया है। देखेंगे आपकी सबसे ज्यादा होता है CF3COOH, हमने यहाँ पर चर्चा की है, ये रहा आपके CF3। आगे बोला है CCl3COOH, यहाँ पर क्लोरीन के बाद क्लोरीन ले लेंगे, क्लोरीन से कम आएगा ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। देखिए फिर उसके बाद आ जाएगा आपके क्लोरीन के कितने, 2 ले लिया आपने, 2 क्लोरीन, फिर यहाँ पर ले लिया आपने NO2CH2COOH, उसके बाद ले लिया आपने नाइट्राइल CN, ये वाला, ये रहा। फिर आपने देखा है कि एक फ्लोरीन, सिंगल फ्लोरीन ले लिया, सिंगल क्लोरीन ले लिया, उसके बाद आपने सिंगल ब्रोमीन ले लिया, फिर उसके बाद आ गया आपके फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक के बाद आ जाएगा आपके देखिए सिंगल, देखिए मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल, उसके साथ सिंगल क्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा आपके बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल के बाद देख सकते हैं आप, देखिए बेंजोइक अम्ल और बाहर की तरफ 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो कुछ इस प्रकार से आप पूरे की जो पूरा क्रम है आप इसको एक बार देख लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बोला है कि कार्बोक्सिलिक समूह पर फेनिल अथवा वाइनल समूह के सीधे संयुक्त होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ जाती है। या तो आपके फेनिल समूह संयुक्त हो जाए या फिर वाइनल। वाइनल क्या होता है, कार्बन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ जाए। तो इससे क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता हो जाती है, बढ़ जाती है, जो नीचे दिए गए अनुनाद प्रभाव के कारण अपेक्षित कमी के विपरीत है। देखिए आप देखेंगे अनुनाद प्रभाव में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा माइनस, फिर क्या करेगा, यहाँ माइनस आएगा, वापस से वही प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके अनुनाद हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, और जहाँ पर रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है, ये क्या होता है, स्टेट को बढ़ा देता है। आगे बोला है कि ऐसा कार्बोनिल समूह के संलग्नित sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की फेनिल वलय पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह की उपस्थिति अम्लता को बढ़ाती है। देखिए यदि आपके पास में कोई एरोमेटिक कार्बन हो जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति अम्लता को घटाती है। फेनिल समूह आपके पास में, मान लीजिए कोई फेनिल समूह है, उसमें क्या हो, यदि आपके खींचू समूह आ जाए, फेनिल, देखिए फेनिल वाले पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह की अम्लता को बढ़ाती है। देखिए मेरे पास में ये बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल के पास में क्या लगा रखा है मैंने, COOH, ये क्या है, आपके खींचू समूह है। तो इसकी जो क्या हो जाएगा अम्लता, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, खींचने की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी जो अम्लता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे दे रखा है आपको COOH, COOH में कोई भी खींचू समूह नहीं है, तो इसकी अम्लता क्या जो नॉर्मल होती है वो होती है। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा आपके NO2, NO2 क्या करता है भैया, NO2 भी प्रबल खींचू समूह है, तो ये क्या करेगा, ये भी आपकी अम्लता क्या कर देता है,
ये भी आपकी अम्लता को क्या कर देता है, देखिए अम्लता को NO2 भी क्या कर देता है, देखिए घटा देता है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर C ज्यादा कर देता है। अब पहले हमने पढ़ा था कि C OH विलयन संबंधी अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब COH कुछ इस प्रकार के बॉन्ड रहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये बोल रहा है कि COH विलयन संबंधी अभिक्रिया है, तो ये वाला बॉन्ड डायरेक्ट तोड़ देगा। एन हाइड्राइड का विरचन, तो एन हाइड्राइड में क्या होता है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा PTO5 के साथ गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड बनाते हैं। तो आप यहाँ पर ये दो रिएजेंट देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और PTO5, इन दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों प्रबल निर्जलीकारक हैं। जहां पर भी आपको ये दिख जाए प्रबल सल्फ्यूरिक अम्ल और PTO5 क्या करेंगे, उस कंपाउंड से जल का निष्कासन कर देते हैं, H2O को निकाल देते हैं। आप इसको याद रखेंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से क्या होता है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा, यहाँ से जल निकल जाएगा आपके, तो यहाँ से जल निकल के यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपके एथेनोइक एनहाइड्राइड ये बना लेंगे। यहाँ से मैंने कहा था कि जहां पर भी आपको PTO5 और ये देखे या फिर प्रबल H2SO4 देखे क्या और गर्म होने का चिन्ह आ जाए, तो वहां से आपको क्या कर देना है, जल को निष्कासित कर देना है। ये लाइन आप याद रख लेंगे। सेकंड है आपके एस्टरीकरण। देखिए एस्टरीकरण क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जब एस्टर बनता है उस रिएक्शन को कहा जाता है आपके एस्टरीकरण। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहलों तथा फिनोलों तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस जैसे खनिज अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। तो एस्टरीकरण क्या होता है, देखिए एक तो होता है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल दायरा का होता है आपको RC डबल बॉन्ड OH, और एक होता है आपके सामने क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल ले लेंगे आप, कुछ भी ले लेंगे, देखिए R-OH, तो यहाँ पर दे रखा है R-, आप इसको R-OH को हम इस तरफ लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, एस्टरीकरण के अंदर एक इंटरेस्टिंग इवेंट होती है। अम्ल क्या करता है, जनरली H+ देता है, लेकिन जब आपके एस्टरीकरण होता है ना, तो यहाँ से OH जाता है अम्ल का और इसका जाता है आपके H। अम्ल का क्या जाना चाहिए, H+, लेकिन जाता क्या है OH, और आपको प्राप्त होता है RC डबल बॉन्ड OR- और साथ में प्राप्त होता है आपको H2O। और यहाँ से जो OH आया था वो आया था अम्ल से। तो यहाँ पर क्या बोला गया आपको कि OH आबंध की विदलन संबंधी अभिक्रिया है, तो OH आबंध टूट गया यहाँ पर एस्टरीकरण में, आप देख सकते हैं। आपको और उसके लिए क्या लिया जाता है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहलों अथवा फिनोलों द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस जैसे खनिज अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए, और यहाँ पर अल्कोहल हो और यहाँ पर क्या हो, अम्ल हो, तो उत्प्रेरक के तौर पर अम्ल लिया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की क्रियाविधि, तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, उसमें से OH टूटता है, और जो आपके अल्कोहल है उसमें से केवल H टूटता है, और OH और H मिला करके क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। ये यहाँ पर बताया गया, आप इसको एक बार रीडिंग लगा लेंगे। तो आप रीडिंग लगाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि जनरली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, RC डबल बॉन्ड OH है। तो हम क्या मानते हैं कि अम्ल में से क्या टूटने, हम मानते हैं कि कुछ इस प्रकार से इस अभिक्रिया का विदलन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका विदलन होता है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये OH टूट जाता है यहाँ से अलग, पूरा की पूरा OH अम्ल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग था, ट्रिकी था, जो आपको ये पता होना चाहिए। आगे बोला गया है कि PCl5 PCl3 एवं SOCl2 के साथ अभिक्रिया। तो SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये बोला गया है, देखिए आपकी PCl5, और इनमें सबसे जो बेस्ट रिएक्शन होती है वो होती है आपके SOCl2 के साथ में। कारण क्या होता है, यहाँ पर सभी में आपको क्या प्राप्त होता है, ROCl, लेकिन यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट देखेंगे आप, उप उत्पाद देखेंगे, यहाँ पर मिल रही है एक तो SO2 मिल रही है और एक मिल रही है आपको HCl। ये दोनों की दोनों गैसें हैं, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, अभिक्रिया के बाद में बाहर निकल जाती हैं, और मिलता क्या आपको, ROCl, थ्राइस ऑफ ROCl मिलता है, RC डबल बॉन्ड OCl। तो ये काम का रहता है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का हाइड्रोक्सिल समूह अल्कोहलों के हाइड्रोक्सिल समूह की भांति व्यवहार करता है, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। थायोनिल क्लोराइड को वरीयता दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया के दो अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं जो अभिक्रिया मिश्रण के से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए प्राप्त उत्पाद का परिशोधन सुगम हो जाता है। तो क्या होता है, वो शुद्ध होता है। यहाँ पर होता क्या है, कुछ नहीं होता, देखिए बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। RC डबल बॉन्ड OH, और आपको इन तीनों में से कोई भी एक दिख जाए, PCl5 PCl3 कुछ भी दिख जाए, या फिर थायोनिल क्लोराइड दिख जाए, SOCl2, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ से OH हटा देना है और Cl लगा, उसी RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl जोड़ देना है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। OH हटाओ, Cl प्रतिस्थापित करो। सेकंड है अमोनिया के साथ रिएक्शन। देखिए अगला अमोनिया अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया द्वारा अमोनियम लवण बनाते हैं जो अधिक उच्च ताप पर गर्म करने पर एमाइड बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है, कुछ भी मान लीजिए आपको CH3 डबल बॉन्ड OOH, इसकी रिएक्शन कराइए आपने किसके साथ में, अमोनिया के साथ। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है आपके OH और H,
तो ये बना लेगा सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस। तो अमोनिया पूरी की पूरी यहाँ पर जुड़ जाती है भाई, ये 3 ये और ये 4 NH4 प्लस बना लेगा। फिर जब आप इसको आगे गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। टूटने के बाद में क्या कर लेता है, जल को अलग कर देता है। तो ये बना देगा आपके CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ से क्या हुआ, इसने H2O को अलग कर लिया, जल को अलग कर लिया, तो आपको मिल जाएगा एमाइड। ये आपको मिल गया एसिटामाइड CH3 C डबल बॉन्ड NH2। चाहे आपके देखिए एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, आपको प्राप्त सेम ही चीज होती है। अमोनियम बेंजोइड कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, बेंजामाइड प्राप्त हो जाता है आपको। तो देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एक एमाइड बन जाएगा, फिर इसके एक और मोल आएगा तो 2 एमाइड बन जाएंगे। ये फिर दोनों एमाइड आपस में रिएक्शन कर लेंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे आपके H2O, यहाँ से ये कर देंगे H2O निकाल देंगे, साथ में नाइट्रोजन निकाल देंगे, ये बना देंगे C डबल बॉन्ड O NH। तो H2 यहाँ से O और साथ में क्या करेंगे भैया, अमोनिया भी निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा आपके थैलीमाइड। तो ये वाली रिएक्शन आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से होती है। तो थोड़ा सा ये की रिएक्शन थी, आप इसको ध्यान रख लेंगे कुछ किस प्रकार से। अगर आपके सामने 2 अम्ल ले रखे हो बेंजीन पे तो कैसे काम करेंगे। आगे की कार्बोक्सिलिक समूह COOH संबंधी अभिक्रिया, पूरा की पूरा जो समूह है ना C डबल बॉन्ड OH, उसको पूरा की पूरा एक मान लो, उसकी वजह से कौन कौन सी अभिक्रिया होती है आप उसको देखेंगे। सबसे पहला है अपचयन। अपचयन क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज अपचयन। अपचयन क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, अपचयन में क्या होगा। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा डाइबोरेन द्वारा प्राथमिक एल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रबल अपचायक हैं भैया। ये क्या करेंगे, सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल तक अपचयित कर देंगे। डाइबोरेन एस्टर नाइट्रो एलो इत्यादि जैसे प्रकार्यात्मक समूह को सरलता पूर्वक अपचयित नहीं करता। डाइबोरेन देखिए एस्टर है, नाइट्रो है, आपके एलोएन को नहीं करता, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित कर देता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक समूह को अपचयित नहीं करता, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। NaBH4 कार्बोक्सिलिक समूह को अपचयित नहीं करता, कौन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपके सामने एसिड दे रखा है, उसके साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर हो या फिर डाइबोरेन हो। सेकंड स्टेप में जल अपघटन हो तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल। तो ये वाला स्टेप आप याद करेंगे। सेकंड है बिकार्बोक्सिलन। बिकार्बोक्सिलन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से RC समूह को हटा दो, जो आपके COOH समूह का जो उसको CO2 के तौर पर बाहर भगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके बिकार्बोक्सिलन। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH, सोडियम NaOH और CaO का क्या होता है 3:1 का मिश्रण। तो यानी कि NaOH के 3 भाग, कैल्शियम ऑक्साइड के 1 भाग के अनुपात में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, सोडा लैम्प क्या होता है, NaOH तथा CO के 3:1 के अनुपात के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एवं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होती है। अभिक्रिया बिकार्बोक्सिलन कहलाती है। तो बिकार्बोक्सिलन क्या होगी भैया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को आप हटा देंगे तो उससे प्राप्त हो जाएगा RCOO NaOH एंड CaO। ताप देंगे तो ताप देने पर आपको मिल जाएगा RH। यहाँ से जो CONA है इसमें से CO2 को हटा देंगे और साथ में CO2 रिएक्शन कर लेगी Na के साथ, तो आपको बना लेगी Na2CO3। तो क्या होता है बिकार्बोक्सिलन में, क्या होता है आप देखेंगे एक बार। बिकार्बोक्सिलन में ये होता है कि आपके सामने दे रखा होता है आपको RC डबल बॉन्ड OH, NaOH और CO, NaOH और CaO 3:1 के अनुपात में, और आपको दिख जाए तीर के नीचे गर्म वाला निशान। तो क्या करना है, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देना है, यहाँ से आपको बना देना है RH। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन कर लेगी और ये बना लेगी आपकी Na2CO3। तो आपको तो मुख्य उत्पाद से मतलब मुख्य उत्पाद मिलेगा आपको एल्केन, जिसमें एक कार्बन कम वाली एल्केन, मतलब कि सिंपल हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे आप, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन द्वारा बिकार्बोक्सिलन हो जाता है तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से दुगनी होती है। इस अभिक्रिया को कॉल्वे वैद्युत अपघटन कहते हैं। ऑलरेडी आप क्लास 11th में इसको पढ़ चुके हैं। कॉल्वे वैद्युत अपघटन में क्या होता है देखेंगे आप। आपके पास मान लीजिए कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है RC डबल बॉन्ड OH, फिर क्या करेंगे आप, इसका वैद्युत अपघटन करेंगे। इसका जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन किया जाता है तो क्या होता है RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O कुछ भी मान लीजिए आप O- है। इसका जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो आपको प्राप्त होती है R प्राप्त हो जाता है, मतलब कि उससे डबल कार्बन वाली एल्कीन प्राप्त हो जाती है, CO2 को हटा दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है आपके कॉल्वे वैद्युत अपघटन। अगला पार्ट है आपके कि हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन भाग है उसमें प्रतिस्थापन, देखिए RCH2 C डबल बॉन्ड OH। तो
प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या है, जो आपके हाइड्रोकार्बन भाग है ये वाला भाग है। तो इस वाले जो कार्बन कार्बोनिल यौगिक के जस्ट पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन को आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। इस अभिक्रिया को बोला जाता है हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन इसको शॉर्ट में कहा जाता है, HVZ रिएक्शन, हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाती है। तो ये वाली जो हाइड्रोजन है यहाँ पर होती है इसको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देंगे आप, तो RCH2COOH X2 लाल फास्फोरस सेकंड स्टेप में जल अपघटन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X जुड़ जाएगा, X हो सकती है क्लोरीन या ब्रोमीन, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप दो ही चीजें याद रखेंगे, क्लोरीन होगी या फिर ब्रोमीन। इसको बोला जाता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल और इस पूरी की पूरी रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। सेकंड है वलय प्रतिस्थापन। वही वलय प्रतिस्थापन, जेलेंस्की ये वो वाली जेलेंस्की नहीं है यूक्रेन वाली, ये जेलेंस्की है कोई भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका नाम था जेलेंस्की। सेकंड है वलय। वलय का मतलब होता है रिंग। वलय में किस प्रकार से प्रतिस्थापन होता है आप उसको देखेंगे। वलय प्रतिस्थापन, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह एक निष्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करता है, ये आप सब लोग जानते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दर्शाते, आपने पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के पहले वाले पार्ट में कि RCOOCl और कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए आपके सामने कि RCOOCl और साथ में आपको AlCl3 दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से तोड़ देते हैं और जो आपके बेंजीन बला होता है उस पर जोड़ दिया जाता है। ये होती है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन ये नहीं दिखाते चूंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल निष्क्रियक समूह है एवं उत्प्रेरक एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह से आवंटित हो जाता है। तो क्या है आपके सामने अम्ल है, अम्ल के साथ में क्या है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑलरेडी दे रखा है आपको, इसके साथ में AlCl3 ने ये रिएक्शन कर लेता है उत्प्रेरक, तो जो आपकी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है वो आगे संपन्न नहीं हो पाती है। तो कार्बोक्सिलिक समूह की ये वाली रिएक्शन आप याद कर लेंगे। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन कराई जाएगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो आपको मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी FeVr3 यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, मेटा निर्देशी होता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने की स्थिति में अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग कहाँ पर उपयोग आते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग, देखिए मेथेनोइक अम्ल रबर, वस्त्र, रंगाई, चमड़ा एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में उपयोग में आता है। एथेनोइक अम्ल विलायक के रूप में तथा खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में उपयोग में किया जाता है। देखिए हेक्सेन डाइकोइक अम्ल का उपयोग नाइलॉन 6 के रूप में निर्माण में होता है। तो ये तो आप पढ़ेंगे, जो आपके पॉलीमर वाला चैप्टर है उसमें ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ेंगे, तो ये वाली लाइन याद कर लेंगे। यहाँ से जेईई मेन में प्रश्न आ चुका है एक बार। बेंजोइक अम्ल की एस्टरों का उपयोग सुगंध द्रव्यों में होता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण में होता है। जेईई मेन 2020 में ये प्रश्न आया था, निम्न में से खाद्य परिरक्षक कौन है, तो ये है आपके सोडियम बेंजोएट, वहां पर एक ऑप्शन था, तो आप इसको याद करेंगे। आगे नीट में आ सकता है, जो जेईई के पुराने प्रश्न अक्सर नीट में आते रहे हैं या फिर जेईई में आ जाते हैं। तो उच्चतर बशीय अम्लों का उपयोग साबुन एवं अपमार्जकों के उत्पादन में किया जाता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साबुन एवं अपमार्जक बशीय अम्लों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर था पूरा की पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड एवं कीटोन क्या हुआ आपके कंप्लीट हुआ। तो आगे आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं हमें बताएं, और इस चैप्टर में यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमको बताएं, हम कमेंट करके बताएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं आप, कुछ भी आपको कोई समस्या आ रही हो। और आगे आप नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियो पाना चाहते हैं हमको जरूर बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए पूरे के पूरे चैप्टर को विद द एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। तो मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो आप कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप बनवाना चाहते हैं। थैंक यू।